तो दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों की इंपॉर्टेंस है। ये बात हो गई। उसके बाद है स्टेट कोई यूनिटरी एक्टर नहीं है। अगली बात क्या है जी, स्टेट कोई यूनिटरी एक्टर नहीं है कि स्टेट उठे और स्टेट कह दे कि जी ये है। स्टेट किस चीज का नाम है? चले मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज स्टेट? क्या जवाब है जी? स्टेट क्या होता है? स्टेट को आप हाथ लगा सकते हैं, स्टेट कौन है? सवालात के जवाब जरा आप हम बाद में दे देंगे एट द एंड ऑफ द सर लेक्चर। सर स्टेट आई थिंक एक यानी कि लोगों का ग्रुप जहाँ पर लोग रहते हो और एक परमानेंट टेरिटरी हो उनके पास और कुछ वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसे हम कहेंगे स्टेट। ठीक है, तो आप मैं कह रहा हूँ आप स्टेट को हाथ लगाएं, तो आप स्टेट को हाथ लगा सकते हैं? नहीं सर। या मैं नो सर। आप कहें कि आपको स्टेट जो है वो ऑर्डर दे रही है, तो आप, तो जब आपको कोई कह रहा है कि स्टेट आपको ऑर्डर दे रही है, तो कौन ऑर्डर दे रहा है, कुछ पता है आप? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई एक बंदा चला रहा होता है? सर पॉलिटिकल सिस्टम। पूरा एक सर पॉलिटिकल सिस्टम है। डेमोक्रेटिक। इसी तरह से उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो बिल्कुल आजाद होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। होते हैं सर। सर होते हैं। वो मतलब मादर पितर आजाद तो नहीं होते ना कि जो दिल किया उनका वो कर लें, ऐसा होता नो सर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। है ना? वो डिपेंडेंट है। यानी स्टेट कोई, अच्छा, उस पे हम ये कह देते हैं स्टेट तो जी सॉवरन है। क्या हम ये बात नहीं कहते हम लोग? ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बहस है, इसलिए मैं आप लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ। जी, हम ये नहीं कहते जी स्टेट इंडिपेंडेंट है, जी स्टेट सॉवरन है। स्टेट के ऊपर कुछ भी नहीं होता जी। स्टेट जो है वो खुद मुख्तार होती है, खुद मुख्तारी रियासत की होती है, जो चाहे करे, स्याह करे सफेद करे, ऐसे ही है। वो रियासत कौन है भाई, बताएं? क्या लगता है, रियासत किसी बंदे का नाम है, या रियासत जो है वो खालदा रियासत एक अदाकारा होती थी बड़ी पुरानी एक पीछे? सिस्टम का नाम है। किसका नाम है सर जी? सिस्टम का सर, सिस्टम। सिस्टम कहाँ है? सर एक पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है एक स्टेट। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को कोई हाथ लगा सकता है? सर फिजिकली तो वो मतलब नहीं है, लेकिन एक मतलब आप उसे रूल फील कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कैसे feel करते हैं? सोच के बताएं। आई थिंक सर ये सोवरेनिटी कहते हैं कि एक स्टेट अपने जो है यानी कि फैसले करने में सोवरन है और उसके ऊपर कोई सुपरा सोवरन नहीं है। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि स्टेट की सोवरेनिटी है अपने ऊपर। ठीक है, मैं तो मान गया आपकी बात। तो स्टेट की सॉवरेनिटी है, वो स्टेट क्या है भाई? मतलब फिर तो स्टेट की चाहिए कि हमारे सबके साथ सर स्टेट का सोवरेन होना जरूरी। स्टेट का सॉवरन होना जरूरी नहीं है? ठीक है, नहीं सर, आई थिंक सो नहीं है। नो सर, तो स्टेट का सोवरेन आपने तो, होना तो लाजमी है। हाँ, वो जैसे वो लड़का कहता है कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, आपने तो आईआर बदल दी यार। मतलब स्टेट का सॉवरन होना नहीं जरूरी, स्टेट बेचारी सर सॉवरन तो है। जी मैडम। नहीं सर, सर स्टेट अस्सलाम वालेकुम, स्टेट इज एन intangible body that works with different correlated parts in some sort of judicial systems in order to regulate rules and regulations within uh, the territory for the welfare of people. I think this could, we can say, about state. जी जी, वेरी गुड, you have tried to answer it, but the most important thing that you said is just one thing which a lot of us uh, miss out on, and that is correlated parts. State has different parts which are correlated. यानी स्टेट एक सुई जेनरिस नहीं है, कि मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट कोई चीज नहीं है कि बस जो कुछ है वो स्टेट ही कर रही है और स्टेट को किसी चीज की जरूरत नहीं है। और स्टेट, भाई स्टेट के अपने कुछ इदारे हैं, स्टेट भी एक निजाम के तहत चलती
तीसरा जो उसूल या लिबरलिज्म की जो असम्पशन है वो ये है, स्टेट इज नॉट अ यूनिटरी एक्टर। किसी एक बंदे का नाम स्टेट नहीं है वजीर आजम का नाम स्टेट नहीं है, सदर का नाम स्टेट नहीं है, या पाकिस्तान में इवन आर्मी चीफ का नाम स्टेट नहीं है, या पार्लियामेंट का नाम भी स्टेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नाम भी स्टेट नहीं है। ऐसा थोड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने उठ के कह दिया स्टेट, तो हम कह दें जी स्टेट। ये स्टेट के इदारे हैं और ये एक दूसरे के साथ को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड हैं, को एग्जिस्ट करते हुए मामला को तरतीब दे रहे हैं और मामला को हल कर रहे हैं। यानी ये नहीं है कि एक शख्स जो बस ऊपर आके बैठ गया, बस उसकी जो मर्जी है, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मैंने जो कह दिया बस अब यही सर, ऐसे तो नहीं होता। स्टेट कोई जो है ना वो एक टेरिटरी का नाम, एक बॉडी का नाम नहीं है। स्टेट इदारों का नाम है, इदारों का एक मजमुआ है, एक कोलेस है, और ये इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो एक दूसरे की चीजों को देखते हैं। तो स्टेट इसी तरह से चौथी अजम्पशन, अब आपको समझ आ रही, वहां पर रियलिज्म की एक अजम्पशन होती है कि रियलिज्म एक बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन कर, रियलिज्म कहता है स्टेट इज अ यूनिटरी है। तो जो स्टेट ये कह रही है स्टेट ने अपना इंटरेस्ट देखना है, कौन सी स्टेट भाई, स्टेट है कौन ये बताएं, वो कोई नहीं बताता, वो कहते हैं रैशनलिज्म इस पे खामोश बैठा। चौथी चीज, स्टेट इज नेसेसरीली नॉट अ रैशनल एक्टर। स्टेट हर दफा रैशनल एक्टर नहीं होती कि स्टेट बेनिफिट को अपने मैक्सिमाइज करे, कॉस्ट को कम करे। स्टेट को कुछ फैसले ऐसे भी करने होते हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन स्टेट फिर भी वो फैसले लेती है। सही है जी, समझ रहे हैं आप बात को? जी सर, लेकिन मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो क्लास की नॉर्म है, या फिर चैट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है? इस तरह से फिर बाकी बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन आप अभी सवाल करें प्लीज। जी सर, ये लिबरलिज्म को कहा जाता है आइडियलिज्म भी, और सर ये आपने लिबरलिज्म के साथ प्लूरलिज्म का लिखा हुआ है, तो सर क्या इसे प्लूरलिज्म भी कहा जाता है लिबरलिज्म को? देखें, ये प्लूरलिस्टिक अजम्पशंस हैं। जैसे हम रियलिज्म को जो है हम पावर पॉलिटिक्स भी कह देते हैं या रैशनलिज्म कह देते हैं, तो इनकी बुनियादें क्या हैं? तो लिबरलिज्म की जो बुनियाद है ना वो है प्लूरलिज्म, यानी कोई एक चीज नहीं है। जैसे पहली प्लूरलिस्टिक वैल्यू तो इसकी यही होगी कि ये नहीं कहता कि स्टेट एक चीज है, ये तो मुख्तलिफ चीजों को स्टेट मानता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलकर स्टेट का वजूद तस्लीम करता है। तो प्लूरलिज्म एक चीज। दूसरी चीज है रियलिज्म, जैसे कहता है कि स्टेट को अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करना चाहिए और अपना जो इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, और जो उसका इंटरेस्ट है उसे देखना चाहिए। अब उसका जवाब ये है कि भाई उसका इंटरेस्ट क्या है ये उसको कौन बताए। सही है जी? सही, जी जी ठीक, थैंक यू सर। तो स्टेट रैशनल एक्टर नहीं है नेसेसरली, या उसको बाज औकात अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करने में मुश्किल भी आ सकती है, या ये भी उसे देखना पड़ता है कि क्या बाज औकात कोई एक छोटा इंटरेस्ट ज्यादा वैल्यू रखता है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट, और स्टेट उस इंटरेस्ट के पीछे फिर भी भाग। जैसे आपको हम छोटी सी एक मिसाल बता दें कि जी अभी जब कोविड हुआ, अब कोविड का एक केस भी गवर्नमेंट्स के लिए बहुत परेशानी का बाइस था। ये जब इमेज पे बात आती है, अब आप देखें बहुत जगहों पर बहुत सारे मुल्क जो हैं वो चढ़ दौड़ सकते हैं दूसरे मुल्क के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक मुल्क दूसरे मुल्क की जो फौज है उसके ऊपर अगर उसका मुल्क की फौज ताकतवर है, फॉर एग्जाम्पल चलें जी हम अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आजकल रशिया और यूक्रेन के मामला चल रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो रशिया और यूक्रेन जो हैं, अब उसमें यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कभी भी कर सकता है, और यूक्रेन की क्या औकात है? इससे पहले जॉर्जिया के ऊपर रशिया ने हमला करके उसके इलाकों पे कब्जा किया, जॉर्जिया की क्या हैसियत है रशियन फौज की आगे? लेकिन कहीं ना कहीं रशिया को रुकना पड़ा। सही है, क्यों? कि रशिया का इंटरेस्ट एक तरह से तो ये भी था कि यार कॉस्ट तो कम लग रही है, बस अब जल्दी जल्दी करके रशिया को कुछ चीजें, इंटरनेशनल नॉर्म्स, अपना इमेज एक हद से ज्यादा रशिया खराब नहीं कर सकता।
समझ रहे हैं? तो ये चीजें भी अपना नेशंस इमेज, नेशंस ट्रेड, ये चीजें बहुत अहमियत की हामिल। इंटरनेशनल रिलेशंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू द प्रेमिसी ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। प्रेमिसी का मतलब है कि देखें, प्राइम मोस्ट कंसर्न तो वाकई सिक्योरिटी, कि हम सिक्योर रहें, हमारे ऊपर कोई हमला ना करे, कोई हमारे तंग ना कर सके। मगर इसके साथ साथ इसके अंदर और भी चीजें, इसके अंदर ट्रेड है, इसके अंदर इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कलेक्टिव गुड्स हैं, इसके अंदर इकोनॉमी है, इसके अंदर कॉपरेशन है, इसके अंदर को एग्जिस्टेंस है। अब दो मुल्क एक साथ जुड़े हुए हैं। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल दें, दुश्मन है, सिक्योरिटी के लिहाज से एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, नापसंद करते हैं, सारा कुछ है, ready to cooperate on few topics all the time. One of it is environment. Other topic is Afghanistan. Although Afghanistan में दोनों अलग अलग तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर सपोर्ट नॉनदलेस करना चाहते हैं। तो ये वो चीज है, ठीक है जी। स्टेट इज, ये सारी आपको assumption समझ आ गई। अगली चीज है बैनिंग ऑफ वॉर। पिछले कुछ अरसे से वॉर्स काफी कम हो गई हैं। ऑल्दो जंगें हमें लग रहा है दुनिया में हो रही हैं, लेकिन उन जंगों के अंदर लोग कम मरने लगे हैं। वॉर्स के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। पहले तो 20 साल तक जंगें चलती रहती थी, सदियों तक छोटे छोटे मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते थे। लेकिन अभी भी जंगें हैं और जंगें नजर आ रही हैं, लेकिन म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लॉ होने की वजह से जंगों में कमी आई है। For the world as a whole, the current period is one of the least warlike ever, with fewer and smaller wars than in the past. जनाबे वाला, हमें दो अदद जंग अजीम तो याद हैं, लेकिन उनको भी अब तकरीबन 80 साल हो गए हैं। एक को 100 साल हो गए हैं और एक को 80 साल हो गए। अभी तक इतनी बड़ी जंग दोबारा नहीं हुई है। चाइना और अमेरिका एक दूसरे को धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कर कुछ नहीं पा। अमेरिका चाइना के ऊपर हमला कर दे, चाइना अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, फौजी मार दे, क्यों नहीं हो रहा? एक दूसरे से उनके मफादात वाबस्ता है, उनका ट्रेड वाबस्ता है, उनकी बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं। दे कैन नॉट गिव इट अप फॉर द वर्ल्ड एज अ होल। अच्छा जी, वर्ल्ड वॉर्स किल टेंस ऑफ मिलियंस एंड लेफ्ट होल कॉन्टिनेंट्स इन, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स उजाड़ दिए। वर्ल्ड वॉर 1 ने, 2 ने पूरा यूरोप बर्बाद कर दिया। रशिया को इतना नुकसान पहुंचा, एशिया और अफ्रीका के अंदर तबाही हुई थी, करोड़ों लोग मर गए। इन टोटल दोनों वॉर्स में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। अब आप मुझे बताएं कि तब से लेकर अब तक 80 साल में इतने लोग मरे जितने इन 10 साल में मरे, या उन 100 साल में इतने लोग मरे जितने उन 10 साल में मरे। वॉर्स कम हुई, कोल्ड वॉर आई, प्रॉक्सी वॉर ने मिलियंस लोगों को मारा, लेकिन शुक्र है न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती। इराक और सूडान में जंगें हुई जिनमें लाखों लोग मरे, लेकिन इन कंपैरिजन टू द वॉर्स इन द पास्ट जंगें कम हुई। ठीक है जी। कुछ लिखा है किसी ने? नहीं 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 नहीं, एंड ऑफ हिस्ट्री कुछ और है, वो हम बता देंगे। आई थिंक एंड ऑफ हिस्ट्री आएगा। स्टेट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल जी जी, नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन वो ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं। लिबरलिज्म मानता है कि नेशनल इंटरेस्ट, लिबरलिज्म दो बातें कहते हैं। एक तो नेशनल इंटरेस्ट कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है कि आपने उठे और डिफाइन कर। नेशनल इंटरेस्ट में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आता है, नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो आता है, नेशनल इंटरेस्ट में हेल्थ ऑफ पीपल आता है, नेशनल इंटरेस्ट में इन्वायरमेंट आता है, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ट्रेड कोऑपरेशन एंड लो कॉस्ट एंड लो कस्टम ड्यूटीज आता है। It values diplomacy at the expense of national. I don't think diplomacy at the expense of national interest. लेकिन डिप्लोमेसी नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने का ही नाम है, कोई डिप्लोमेसी मुल्क को बेच देने का नाम नहीं। ठीक है, डिप्लोमेसी भी फाइनली नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करती है, लेकिन लिबरलिज्म कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट के और बहुत सारे मानी हैं। बाकी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं। चाइना's rise in US hegemony in realism spectrum and impact on South Asia, ये हम कर लेंगे। ये आपने याद कराना है एंड ऑफ लेक्चर के अंदर। अभी तक आपको समझ आ रहा है बच्चों लेक्चर? यस सर। The waning war theory, what does further it say? What does it further says is
Hybrid theorists see the rules of IR as slowly evolving through time and potentially becoming more peaceful. भाई अब थोड़े थोड़े वो इवॉल्व हो रहे हैं, पहले वो जो जंगों के डर लगे हुए थे लोगों को, वो डर कम हुए हैं, अभी उनके अंदर एक एवोल्यूशन आया है और ये अब काफी पीसफुल. एवोल्यूशन रिजल्ट्स प्राइमरली फ्रॉम the gradual build-up of international organization and mutual cooperation, and secondarily from change in norms and बड़े तीन प्रिंसिपल होते हैं आईआर के अंदर, वो हम आपको बता रहे हैं. ठीक है जी. पहला प्रिंसिपल आप हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑल्दो उस प्रिंसिपल को कहते हैं डोमिनेंस प्रिंसिपल. जो ताकतवर होगा उसकी मानी जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको रियलिज्म कहता भी है, माइट इज राइट. यू शुड प्रिपेयर फॉर वॉर टू अवॉइड वॉर. ठीक है. दूसरा है रेसिप्रोसिटी, यानी कोऑपरेशन करें. यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स. आप मेरे साथ अच्छा करेंगे, मैं आपके साथ अच्छा. आप मेरे साथ बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा. आप मुझे बेजा तंग करेंगे तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के तहत आपको सजा दूंगा. ठीक है जी. एक चीज हो गई. दूसरी चीज है कि फिर आप, अगर मैं आपके साथ अच्छा करूंगा तो आप भी तो मेरे साथ अच्छा करेंगे, तो मेरा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होगा. मेरे म्यूचुअल कॉपरेशन से, हमारे म्यूचुअल कॉपरेशन से मेरा भी फायदा होगा. इसको रेसिप्रोसिटी, एक हाथ दे एक हाथ ले. दूसरी चीज है सेकेंडरीली फ्रॉम चेंजेस इन नॉर्म्स एंड पब्लिक. एक और चीज जो इवॉल्व हुई है वो है नॉर्म्स एंड पब्लिक ओपिनियन. इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर रिवायात, एक मुल्क दूसरे मुल्क की सरहद पे हमला नहीं करता, मुल्क एक दूसरे से अपने न्यूक्लियर असासे की डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं, मुल्क इन्वायरमेंट पे कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, मुल्क ये कहते हैं हमें इस प्लेनेट को तबाह नहीं करना. ये तमाम चीजें कहाँ से आई? ये नॉर्म्स हमारी बनी. करंट पीरियड इज वन ऑफ द लीस्ट वॉर लाइक इन हिस्ट्री. ये बात हम डिसाइड कर चुके हैं. ठीक है जी. मूविंग फॉरवर्ड, इवेंट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर era continue this long term trend towards smaller wars. मुसलसल जब से इवन कोल्ड वॉर खत्म भी हुई है, सोवियत यूनियन टूटा है, जंगें छोटी होती जा रही हैं. ईरान इराक जंग भी अब नहीं हुई है, वो आखिरी आई थिंक अफगान वॉर सबसे लंबी वॉर थी पोस्ट कोल्ड वॉर. लेकिन अफगान वॉर बड़ी लिमिटेड वॉर थी और उसमें भी एक डिसप्रोपोर्शनेट एलिमेंट था. एक बहुत बड़ा दुश्मन दूसरे एक छोटे से दुश्मन के साथ लड़ रहा था. Today's most serious conflict consists mainly of skirmishing rather than all-out battles. Skirmishes हैं, तालिबान skirmishes यानी झड़पों में थे. ठीक है जी. इसके बाद इजराइली लेबनीज वॉर थी, छोटी सी. श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुई, लेकिन वॉर अब खत्म हो गई. युगांडा, नेपाल, कॉन्गो में जंगे हो रही है. नेपाल की जंग खत्म हो चुकी है, माओ भागे. ये आप देखें, जो ग्रेजुअली वॉर जो है वो वेन करती जा रही है, वॉर जो है वो बड़ी हद तक कम हो चुकी. देयर आर फ्यू वॉर्स बट मोर पीपल बीइंग किल्ड. ठीक है, तो ये बात वाकई है कि शायद बहुत ज्यादा जंगे होंगे. एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी लीड अस टू फियर एनाइलेशन ऑफ द वर्ल्ड मोर देन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी. के बाद भी कोई बड़ा बॉम्ब चला दिया जाए तो फिर मसले हो सकते हैं. मेजर वॉर्स विल कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ ट्रेंड्स टुवर्ड्स फ्यूअर वॉर्स. बिल्कुल. फिर भी बड़ी बड़ी जंगे होने के खदशात हैं, जैसे लोग अभी भी अमेरिका चाइना की जंग की प्रेडिक्शन कर रहे हैं या और तरह की जंगों. Today's most serious conflicts consist mainly of skirmishing rather than all-out battles. ये हम बात कर चुके. यही सबसे अहम चीज है. With respect to warfare तो D option थी. Events in the post-Cold War era have continued a long-term trend toward larger wars. ये true है या false? बताएं जी. False. बिल्कुल ठीक है. Good. और देखें कि वॉर्स की इंटरस्टेट वॉर्स कितनी कम हो चुकी हैं, सिविल वॉर्स कितनी बड़ी हैं, और फिर वो भी कम हुई. सिविल वॉर्स रेड कलर में है, इंटरस्टेट वॉर्स ब्लू कलर में. इंटरस्टेट वॉर्स मुसलसल कम होती जा रही हैं, ऑल्दो उतना सिग्निफिकेंटली नहीं. लेकिन आप देखें 1980 से 2000 1990s के बाद से सिविल वॉर्स के, इंटरस्टेट वॉर्स के अंदर भी कमी आ रही है, और सिविल वॉर्स के अंदर तो एक ग्रेजुअल कमी आ रही है. बेटर रिलेटेड डेथ्स भी बहुत कम हो रही हैं. आप देखें ग्राफ शो. अब आ जाते हैं हम लिबरल थेरीज की तरफ. कांट और पीस, इमैनुअल कैंट,
लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंटरनेशनल रिजीम्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ये मेजर 5 चीज। ठीक है जी। अब हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं और वो है अब आपको ये 2 सवाल मैं दिखाना चाहूंगा कि आपने ये 2 सवाल हमें बताने हैं, इनके जवाब आप अभी देखें, अटेम्प्ट करें इनको सॉल्व करने। हाउ डू रैशनल थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग? Discuss the tenets of theory in light of decision making made by Pakistan response to Saudi request। ठीक है, ये 2019 में सवाल आया था, मुझे याद है ये, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, अभी आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ाएंगे तब। डिफाइन फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द मेजर थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर्मुलेशन फॉरेन पॉलिसी। ये दोनों सवालात जो है ना, ये अभी फॉरेन पॉलिसी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आएंगे। अच्छा जी, इन लाइट ऑफ रैशनलिज्म एंड लिबरलिज्म जितना हमने आपको पढ़ाया है, डिस्कस द अमेरिकन डिसीजन ऑफ लीविंग अफगानिस्तान। सवाल मैं आपको टाइप कर देता हूं, बल्कि कोई और टाइप करे मेरे बिहाफ पे। इन लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन liberalism and realism, discuss America's decision to leave अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को अमेरिका ने जो छोड़ दिया, लिबरलिज्म इसे कैसे देखेगा और रियलिज्म इसे कैसे देखा। आप लोग अपने चैट बॉक्सेस को यूज करें, टाइप करें, एंड वी आर गोइंग टू गिव यू ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। हम 11 बजे तक मिलते हैं। और मिलने की क्या है, वी आर देयर इन द क्लास, मगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। अभी तक आपको लिबरलिज्म और रियलिज्म की जो बात समझ आई उसके, सही है जी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? बिल्कुल, SM जठियाल ने सही लिखा है क्वेश्चन।
Okay, so everyone is able to write something. So दानिश सलीम साहब ने लिखा है, दानिश सलीम आप हमें खुद बल्कि हम पढ़ देते. No power can be dominant in and so the USA withdrew its forces for a better option and the form of AUKUS. According to liberalism, people are good and cooperative. They won't withdraw its forces. No, दानिश साहब फंडामेंटली मिस्टेक्स किए आपने. ये चीजें शायद आपको दोबारा से देखना ही पड़ेंगी. लिबरलिज्म कहीं नहीं कहता पीपल आर गुड, ना रियलिज्म ये कहता है कि डोमिनेंट नहीं हो सकती कोई पावर किसी और स्टेट में. वी कैन टॉक अबाउट इट, मगर आई डोंट थिंक इट इज राइट. और ऑकस का अफगानिस्तान विड्रॉवल से कोई ताल्लुक नहीं. अभी हम इसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे. आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. इट कैन बी सेड दैट इन रियलिज्म US military engagement would not reverse dynamics and that US military, financial and diplomatic leadership would be better spent on other issues. अच्छा जी, नहीं ये भी एंड आपकी भी बात समझ नहीं आ रही है. रियलिज्म डिस्कस द विड्रॉल. आई थिंक SM जटियाल, अगर आप में से किसी और को 1-2 मिनट मजीद चाहिए तो आप प्लीज लें, लेकिन इस सवाल का प्रॉपर जवाब दें. ये तो बेसिक सा सवाल है. आप लोगों ने IR पढ़ा है, हमने मेहनत करके आपको रियलिज्म समझाया है, अभी लिबरलिज्म पे हमने बात की है, और आप लोग जो है वो बात को कहीं कर लेंगे. और बताइए जी, एनीवन एल्स? जठियाल ने लिखा है, SM जठियाल ने. लेकिन यही चीज मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए क्लास में आप लोगों से कुछ सवाल कराता हूँ कि हम लोग लेक्चर्स तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस इज टू आंसर क्वेश्चंस. हमें ये नहीं पता होता कि जो चीज हमने सुनी है उसको हमने आंसर कैसे. तो टेक 2-3 मोर. जी सर. जी सर मैंने एक्चुअली मेरी ये फर्स्ट क्लास है आपकी, बट सर इससे पहले मैंने जो डेफिनेशंस पढ़ी है ना, उसमें रियलिज्म का मैंने ये पढ़ा था कि ये इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, और ये यानी कि कहता है रियलिज्म कि कंट्री हमेशा जो है वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है सर वो इक्विलिब्रियम में. तो कंट्री जो है वो हमेशा जो है ये बात करती है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो सकती. तो सर इस यानी कि सोच को लेते हुए मैंने सर ये लिखा था रियलिज्म का. और सर लिबरलिज्म का भी मैंने उसमें ये पढ़ा था फिर सेकंड पे कि वो कहते हैं कि जो है ये इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो है वो लोग गुड हैं, कोऑपरेटिव हैं, पीसफुल हैं, और वो यानी कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं. तो इस यानी कि सर थिंकिंग को लेते हुए मैंने फिर जो है ये यानी कि आंसर लिखा अपना. अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा रिव्यू करके देख लीजिए. मे बी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो हमने अटेंड किए हैं, जिसके अंदर हमने काफी टाइम लगाया है जान के कि इन थ्योरीज को आप समझें, तो आप एक दफा उनको ऑनलाइन चेक कर लीजिए. CSS कॉर्नर के जो लेक्चर्स हैं, तो क्या पता आपको हेल्प आउट कर दें. एक जी दफा सर आप मैं उधर से चेक. समझने की कोशिश की. अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो देन डू लेट मी नो. विल बी फोकसिंग ऑल्सो. ठीक है जी. जी जी ओके सर. अच्छा अच्छा जी. मैडम आप अपना जवाब खुद पढ़ लें. SM जठियाल जरा आप पढ़ें और फिर हम समझते हैं आपसे. आप जी मैडम SM जठियाल. जी सर. सर हमने since after Cold War the नहीं पहले तो आप मुझे ये Soviet. बताएं कि नाम क्या है. मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो जठियाल ही है या जठियल है? यस सर ये जतियाल. अच्छा जठयाल सही है जी. मैडम प्लीज. सर जो लिखा है वही पढ़े.
जी जी प्लीज। Since after Cold War, the fall of Soviet gave birth to the unipolar world, with sole USA as the only superpower in the world. The USA, with liberalism and a representative democratic system in hand, gave new international liberal order (ILO) as the only political system in the world. But Soviet expansion schemes in South and Central Asia, and USA as a sponsor of Taliban to against that scheme अल्लाह gave birth खैर। to new liberal regions like Al Qaeda that attacked USA. ये आपने हिस्ट्री, ठीक है मैडम, आपने हिस्ट्री तो सारी शायद सही लिख दी है, लेकिन लिबरलिज्म और रियलिज्म की थ्योरीज की एप्लीकेशन नहीं। सो आई वुड सर रियलिज्म के आखिर में मतलब ये कहा कि जैसे अब यूएसए ने इन 20 सालों में अफगानिस्तान पर और इराक पर और लिबिया पर वार करते हुए अपने आप को जस्ट टू शो एज एज herself as a super power, और उसी दौरान जो चाइना है वो राइज कर लिया एज अ इकोनॉमिक जायंट। सो और अब यूएसए ने ये रियलाइज किया है कि भाई China is a main threat, so to counter China and to maintain balance of power, they choose to withdraw from the Afghanistan. और लिबरलिज्म में ये कि जो पीस डील साइन हुई थी 2020 में, उसमें वो सारे की पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स थे जो इंटरेस्ट थे यूएसए के अफगानिस्तान में, वो सारे उन्होंने लिख दिए। और उन्होंने मतलब एज आफ्टर विदड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान, वो उन्होंने कहा कि भाई अफगान तालिबान लायबल होंगे टू अपहोल्ड all the models, all the key points of the liberal model of the international system. नहीं नहीं नहीं, देखें सिंपल सा सवाल है कि रियलिज्म की बुनियाद पे क्यों छोड़ा जी अमेरिका ने। पावर मैक्सिमाइजेशन की बात करें, आप बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, आप कॉस्ट की बात करें कि जी रैशनल चॉइस अब उनको नहीं नजर आ रही थी। इस तरह से देखें, जो चीज ज्यादा अहम है ना वो है कि आपने थ्योरी अप्लाई करनी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो गलती है ना वो होती ही यही है कि हमारे स्टूडेंट्स थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे होते, समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है कि आपने थ्योरी से उठाना। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं रियलिज्म के या आज का भी लेक्चर, इसको सुने और दोबारा से इन थ्योरीज को अप्लाई करने की कोशिश करें। आपने उसमें मुख्तलिफ चीजों का जिक्र करना है। आप लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर पे आ गए, तो उसी वजह से बच्चों के नंबर इंटरनेशनल रिलेशंस में कम आते हैं, क्योंकि बच्चे थेरिस्ट और थ्योरी के पर्सपेक्टिव्स को बताने की जगह अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। जनाब ये कोई सियासी प्रोग्राम थोड़ी है 9 बजे, सॉरी 8 बजे से 12 बजे तक वाला, कि आप अपनी, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि इवन पाक अफेयर्स की भी, जब कि जनाब पाक अफेयर्स में तो थेरीज नहीं होती। आप पाक अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में तो अपनी राय और अपनी बात कर सकते, लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी हम पढ़ें, ये एक साइंटिफिक डोमेन है, ये एक लिटरेचर का मोहताज है। तो उनके पीछे बहुत ज्यादा एक आपको एप्लीकेशन करनी होती है अपनी थेरीज की। सही है जी। आप अपनी राय नहीं दीजिए, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप अपनी राय बाद में देंगी। सबसे पहले जो चीज अहम है वो ये है कि आपने थेरी से जवाब देना। तो कोई और है जो इस बारे में बात करना चाहे? सर मुझे लिंक करना नहीं आता थेरीज को विद सिचुएशन। मिस मारिया आपका कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस? सर अभी ऑप्ट किए, बस हाँ पहले बोलिए। बैकग्राउंड नहीं है मेरा। आपने रखा है यानी आपका कोर्स है, या आप ऐसी जी पढ़ी शौकिया सोशियोलॉजी की तरह? नो नो सर, मैंने ऑप्ट किए ये। अच्छा ऑप्ट किए, तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं?
सर आज मैंने देखे थे, देखे मतलब नहीं, सुने पहले थे। वो लेक्चर्स अटेंड करें। हाँ सैटरडे Yes, नाइट है आज, जरा आप लोगों को रिपीट कर लीजिए और इंशाल्लाह थेरीज को अप्लाई करना हमें आपको सिखाना पड़ेगा। मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा अभी हम इसमें लैग कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कल इसको कर लें इंशाल्लाह, ठीक है। या आज ही अगर सर टाइम बचता है तो कर लें। सर इसमें पहले हाँ, सिचुएशन को थोड़ा डिस्कस करके उसके ठीक। बाद इसका व्यू, थ्योरीज का व्यू देना है, हाँ राइट? मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आप एक दफा लेक्चर्स को समझ के कम से कम रियलिज्म की थेरीज तो अप्लाई करके देखें। मैंने बाकायदा देखे, मैं इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ आईआर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग तेज तेज पढ़ा देते हैं और फिर स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आती। तो पाक अफेयर्स आपने देखा होगा, मैं एक तेज स्पीड में पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सोशियोलॉजी में भी कम नंबर आने का यही मकसद होता है, मसला होता है। ये बच्चे थेरीज अप्लाई नहीं करते, फिर रोते रहते हैं कि ये देखिए जी ये तो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब जो चीज मुझे अच्छी लगी आप लोगों में से भी किसी से शेयर करते हैं कि हमारे जो सोशियोलॉजी के लेक्चर्स हैं दे आर लाइक दे आर गेटिंग वेरी पॉपुलर। तो इसका मतलब है कि नाउ आवर पीपल हैव बिगन रेफरिंग टू दीज lectures and they are getting back to these lectures। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग अब रिवाइज कर रहे हैं या लोग अब आगे जा रहे हैं, लोगों को उन लेक्चर्स की कुछ वैल्यू भी समझ आ रही है। सही है जी। तो जस्ट लेट मी शेयर वन गुड थिंग विद यू एंड आई लव्ड इट बिकॉज इट मेड मी फील प्राउड टू। मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, अगर आप लोगों को अभी फील हो नजर आएगा तो आप लोग देखिए, एंड दैट इज दिस। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सर कोई क्वेश्चन है मतलब सॉल्व किया हुआ, ताकि हम एक बार देख लें तो हमें आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह आपसे शेयर किया हुआ करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। ये देखें जी, हमारे जो सोशियोलॉजी के लेक्चर्स हैं माशाल्लाह, तो मैं एक तरह से आप लोगों को थैंक यू असल में करना चाह रहा था। 51% यानी जितना टोटल व्यूअरशिप है हमारी CSS कॉर्नर के चैनल की यूट्यूब पर, मोर देन हाफ व्यूअरशिप सिर्फ हमारे सोशियोलॉजी के लेक्चर्स देखती है। इसका मतलब है कि पीपल आर सीइंग वैल्यू इन इट। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग सिर्फ तेज तेज जो है वो हम पढ़ा देते हैं और उसके बाद जो है हम बच्चों को थ्योरी अप्लाई करना नहीं सिखाते, या उन पहले खुद नहीं करके दिखाते तो बच्चे भी नहीं करते ना। हम रियल लाइफ सिनेरियोज और थ्योरी को आपस में लिंक करते हैं। सो आई व्हेन आई हैड स्टार्टेड द कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि भाई कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को उसके अंदर डिफरेंट और वैल्यू एडिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल पैशन है ये सब्जेक्ट। तो मैंने कोशिश की कि हम ये करेंगे। तो ये तो इसी तरह से आईआर की भी बात है कि आईआर के अंदर भी आपको थेरीज अप्लाई करनी कैसे करनी होंगी। यस, इट्स अ गुड थिंग टू एडमिट योर मिस्टेक एंड से कि यार मुझे नहीं समझ आ रही है सर, आप जो है वो हमें सिखाते हैं तो हम इसी काम के लिए। हमारे पेपर्स हैं रिटर्न PMS सिंध के इन जनवरी आए हैं, ऑप्टेड सोशियोलॉजी एंड आईआर। अच्छा जी, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं जनाब आपको सोशियोलॉजी आईआर पढ़ाने की। अब इसके अलावा क्या कैसे हेल्प किया जा सकता है आप बताइएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और अल्लाह आपको कामयाब भी करें। सर सारे लेक्चर्स सुने हैं सोशियोलॉजी के आपके। चले मैडम, आपको इसका मतलब है आपको सोशियोलॉजी की इंशाल्लाह तैयारी में प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीन एन, आप पढ़, पढ़ाते भी बहुत जबरदस्त है सोशियोलॉजी। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पढ़ाते हैं, अल्लाह करे कि उसका कोई फायदा हो, आप लोग पास होंगे तब मुझे यकीन आएगा कि अच्छी पढ़ा। ठीक है जी। तो बात कहीं से थोड़ी सी डिफरेंट पैराडाइम में चली गई, लेकिन बेसिक सी बात सिर्फ ये इतनी है कि थेरीज को अप्लाई करना सीखें। आज मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि कल कर लें। अब हम लिबरल थेरीज की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा बैक टू लेक्चर। लेकिन ये देखें, मैं बार बार आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ ना कोई सवाल देता हूँ ताकि आप लोग बैठें और आमतौर पर उनका जवाब भी देता हूँ। लेकिन टुडे आई बिलीव कि आप लोगों को लेक्चर्स को रिवाइज करने की जरूरत, एटलीस्ट रियलिज्म के लिहाज से आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। आप सिर्फ लेक्चर्स को देखें और देखें, मैंने वहां पर आपको
अप्लाई करके दिखाएंगे theories। एक दफा उनको रिवाइज कर लीजिए, प्रॉब्लम आता है तो हम कल इसको इंशाल्लाह डील कर लें। कौन कौन सी? अच्छा जी, पहली लिबरल थ्योरी हमें नजर आती है, रियलिज्म ऑफर्स मोस्टली डोमिनेंस टू कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड्स क्या है? मुल्क में दुनिया में एक खास लेवल ऑफ रिसोर्सेज हैं, ऑयल, इन्वायरमेंट, फिशरीज, ओशंस, वाटर। अभी तमाम जो रिसोर्सेज हैं इन ये लिमिटेड है, इनके अंदर इनको अब ये खत्म भी हो रहे हैं। अब इनका खात्मा तमाम दुनिया के लिए मुश्किल का बाइस भी है। तो वो रैशनलिज्म या रियलिज्म क्या कहते हैं? भाई पावरफुल हो तो जाओ जाके इस पे कब्जा कर लो, कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, ज्यादा ना सोचो कानून जाब्ता क्या होता है। लेकिन इसका क्या नुकसान है? इवेंचुअली कोऑपरेशन नहीं होगा तो नुकसान तो सबका ही होगा। दूसरी चीज है कि आप डोमिनेंस से भी एक प्रॉब्लम को मुकम्मल हल नहीं कर सकते। अगर कलेक्टिव गुड का प्रॉब्लम है तो कलेक्टिवली ही हल हो सकता है, ये सिंपल सी बात है। Alternative theoretical approaches that draw mostly on reciprocity or identity principles are called liberal। इसके मुकाबले में लिबरलिज्म का ज्यादा यकीन है आइडेंटिटी प्रिंसिपल पे और रेसिप्रोसिटी पे। रेसिप्रोसिटी क्या है? मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। यार मैं सारी रिसोर्सेज पे कब्जा कर लूंगा तो दूसरे का जोर किसी और चीज पे चलेगा तो वो उस पे कर लेगा। मेरा जोर ऑयल पे चल रहा है, दूसरे का जोर सी वाटर्स पे चलेगा, तीसरे का जोर फिशरीज पे चलेगा, चौथे का जोर फॉरेस्ट पे चलेगा, पांचवें का जोर फैक्ट्रीज पे चलेगा, छठे का ट्रेड राउट पे चलेगा। इस तरह तो नहीं हो सकता यार। मैं अच्छा करूंगा, मैं कोऑपरेट करूंगा, मैं शेयर करूंगा तो फायदा। देखिए मैंने आपको थ्योरी अप्लाई करके दिखाई है। आइडेंटिटी प्रिंसिपल क्या है कि भाई हम भी इंसान हैं लेकिन हमें दूसरे इंसानों का भी ख्याल रखना है। वो बचेंगे तो हम भी बचेंगे, हमारी बका एक दूसरे के साथ है। कोई बात नहीं अगर मेरे पास ताकत है लेकिन मुझे एक हद तक दूसरे से कॉपरेशन करना चाहिए। सिंपल सी इसकी आपको हम मिसाल बता दें। ये अभी कोविड 19 आया, कोविड 19 आया तो डोमिनेंस प्रिंसिपल क्या है कि चाइना का जोर लग रहा है भाई हमारे पास से तो हट गया कोविड 19। अब हमने वैक्सीन बना दी ना, अब हमने लोगों से नहीं शेयर करना, अब हमने लोगों से ये नहीं करना, अब हमने लोगों को वैक्सीन नहीं भेजनी। अफ्रीका वाले गरीब है, हम क्या करें? हमें क्या जरूरत है अपना इमेज बिल्ड करने की? बस ठीक है लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, हमें समझे, लेकिन नहीं। रेसिप्रोसिटी क्या कहते हैं कि भाई आज हम अच्छा करेंगे तो कल जरूरत के वक्त हम हमारे काम आ सकते हैं। हमारा इमेज बेहतर होगा तो लोग हमारे साथ ट्रेड करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, हमें अपना दुश्मन नहीं समझ। इस तरह से आइडेंटिटी प्रिंसिपल की क्या कहता है? हम सब इंसान, अगर अफ्रीका के लोगों की जान बचाई जा सकती है तो भी हमारा फायदा। अगर वो सही रहेंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम लोगों के बीमार होने के चांस कम। तो ये आइडेंटिटी प्रिंसिपल कि हमें एक दूसरे को बचा। कोविड 19 वैक्सीन के लिहाज से मैंने आपको एग्जांपल, कुछ लोगों ने डोमिनेंस इस्तेमाल की शुरू में। आप देखें यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका ने कि जी वैक्सीन को पाइल अप करके रख लिया, उसकी होर्डिंग कर ली। क्या हुआ? बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज हैं उन तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं पाई। और अब क्या हुआ है कि वो उन्होंने वैक्सीन तो लगा ली और अपने शहरियों को बूस्टर भी ठोक दिए, लेकिन अब नया वेरिएंट आ गया। जब तक दुनिया कलेक्टिव ली इस मसले का हल नहीं ढूंढेगी, ये मसला हल नहीं होने वाला। ठीक है जी, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ये अगला टेबल जरा पढ़े, बिल्कुल सिंपल सी एक चीज है। दिस गिव्स यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। हम इन थेरीज का आप बताएंगे, ये एक मैप है जस्ट
नहीं, बिल्कुल मुझे कोई आवाज भी नहीं आ रही सर, तो अभी कुछ बोला ही नहीं है जरा सा। अच्छा, अब हम आपको 3-4 चीजें हमने आपको बताई थी, इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस, डोमेस्टिक, इंटरस्टेट और ग्लोबल। इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस होता है कि एक इंसान जो उस फैसले को कर रहा है, उस इंडिविजुअल यानी उस लीडर, उस एक्टर की क्या रीजंस हो सकती हैं उसको करने की। फॉर एग्जांपल जैसे ईरान इराक जंग में कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन का जनरल एक एजेंडा था, क्योंकि वो एक सुन्नी मुस्लिम था और ईरान में इनकलाब आया था, तो ईरान जो है वो शिया इनकलाब की वजह से सद्दाम हुसैन नापसंद करता था, तो सद्दाम हुसैन ने इराक की तरफ से ईरान पे हमला कर दिया। इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस ये 1980 से 90 की जो ईरान इराक वॉर थी। डोमेस्टिक लेवल एनालिसिस ये कि सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा अनपॉपुलर था। दूसरी चीज है कि शिया भी सर उठाने लग गए थे इराक में, क्योंकि शिया मेजॉरिटी में थे, तो सद्दाम हुसैन ने एक तो उनको कर्व करना था, दूसरी चीज है कि अपनी अनपॉपुलैरिटी को मिटाना था, और उसको डर था कि कहीं शिया इनकलाब इराक में भी ना आ जाए, तो उसने बाकायदा पूरी जंग स्टार्ट। तीसरा इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट ये कि वाकई ईरान इराक के बहुत सारे इख्तलाफात थे पुराने। इराक एक अरबी सकाफत का हामिल है, ईरान एक फारसी सकाफत का हामिल है। ईरान और अरब के मसाइल बहुत पुराने हैं। इराक को बाकी गल्फ कंट्रीज की तरफ से बड़ी हेल्प थी, और फिर अमेरिका की तरफ से बड़ी हेल्प थी। चौथी चीज है ग्लोबल लेवल एनालिसिस। ग्लोबल लेवल एनालिसिस यही है कि सद्दाम हुसैन एक इररिलीजियस, एक सेकुलर पार्टी चलाता था, बाथ पार्टी जिसका नाम था। सद्दाम हुसैन को जो है वो कम्युनिस्ट सपोर्ट हासिल थी, कोल्ड वॉर का दौर था। ईरान में जो है वो और तरह की हुकूमत थी, ईरान में कट्टर मुलायत का था इस टाइम दौरा। तो ग्लोबल लेवल पर एक सेकुलर बास पार्टी और रिलीजियस जो आयतुल्लाज हैं उनके दरमियान एक क्लैश था। तो ये 4 लेवल पे एनालिसिस। फिर रियलिज्म की ब्रांच, ये सिर्फ एक मैपिंग हुई है रियलिज्म की, एक अब ऑफशूट है नियो रियलिज्म, वो हम उसको पढ़ लेंगे। इसी तरह लिबरल थेरीज में मैनुअल कैंट की 2 थेरीज आती हैं। डेमोक्रेटिक पीस थेरी, यानी 2 जमहूरी ममालिक आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। दूसरी लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म यानी नियो लिबरलिज्म, यानी इंस्टीट्यूशंस की आने की वजह से लिबरलिज्म आ जाता है। मुल्क एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं और मुल्क एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, और इस तरह से मामलात हल रहते हैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है सर, कोई भी थ्योरी हो उसको हम इन 4 लेवल्स पर ही जो है वो यानी कि जज करेंगे, कोई सी भी थ्योरी हो हमारे पास। नहीं नहीं, थेरी को नहीं, किसी इवेंट को, किसी चीज को जज करेंगे ना। और थेरी यानी आप इन 4 लेवल्स पे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही से, ठीक है सर। सर ये किसी ने आपके साइड पे कुत्ते बड़े जोर से भौंक रहे हैं, आपने पाले हुए? जी सर, मेरे घर पे छोटी बहन ने एक पपी रखा हुआ है तो वो अच्छा, शोर करता है। चलें चलें, सही सही सही। अच्छा जी, लिबरल थेरीज में एसएम जट्ठियाल ने लिखा है, एट डोमेस्टिक level it can be achieved through representative democracy, public opinion at interstate level using international law, custom and institution। बिल्कुल सही लिखा है मैडम। वेरी गुड। किसी मैडम का कुछ सवाल आ रहा था पीछे से, प्लीज आप सवाल कीजिए। सर एनालिसिस जो है वो स्टेट लेवल जैसे और वर्ल्ड लेवल पे आपने कहा, तो किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है, किसी ने नहीं पूछा होता है, तो सब ना भी में पूछा करना हो है। तो कोशिश करें, अगर आप चारों जगह से कर सकते हैं अप्लाई तो जरूर। मतलब अपने वन पे कर लें। हाँ हाँ, कभी भी आपसे पूछा नहीं होगा कि चारों लेवल पे एनालिसिस करें, आपको खुद ही करना होगा। अपनी मर्जी से, ठीक है। मर्जी तो नहीं होगी, मतलब लेवल तो यही होंगे, थेरी अप्लाई थेरी की मर्जी से करना होगा। ठीक है। ठीक है जी। अपनी मर्जी पेपर में नहीं होती, पेपर में या सब्जेक्ट की मर्जी होती है एग्जामिनर की। लेकिन यू आर राइट, टू गेट सीरियस अबाउट इट, यस यू आर राइट।
फिर कुछ सोशल थेरीज हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरी है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरी है, मार्क्सिस्ट थेरी। ये कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरी नहीं है, थेरीज नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस इनके इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर इनका कुछ ना कुछ असर है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप इस तरह जेंडर स्टडीज का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, पीस के अंदर जेंडर के रोल पे बात होती है, ये चीजें होंगी। अब मैं कंफ्यूज हूं कि आप लोगों को, चलें थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। अच्छा जी, कैंट एंड पीस। इमैनुअल कैंट बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो ये बताते हैं कि सिर्फ लड़ना झगड़ना ही जरूरी नहीं है, पीस और कॉपरेशन भी जरूरी भी पॉसिबल है। मुल्क एक दूसरे को जो है वो कॉपरेट करके भी अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट एक्सप्लेन्स दिस पॉजिटिव ट्रेंड टुवर्ड्स पीस। कैंट ने कहा कि 3 आंसर्स हैं, सिंपल। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी। इन तीनों ने मिलके पीस को सपोर्ट किया और पीस ने इन तीनों को मिलके सपोर्ट किया। यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इसी तरह से पीस इन पे डिपेंडेंट है और ये पीस पे। अल्टीमेट चीज पीस है, आउटकम है पीस, लेकिन उसके पीछे 3 ऑब्जेक्ट। सबसे पहला इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, के ममालिक जो कांट का पीस का मॉडल है, वो ये कहता है कि अगर ममालिक के दरमियान 3 चीजें होंगी तो या 3 चीजों को इंश्योर किया जाए तो फिर पीस रहेगा, ममालिक आपस में नहीं झगड़े। पहला डेमोक्रेसी, जब ममालिक में डेमोक्रेसी रहती है और तो दोनों ममालिक अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो उनके दरमियान लड़ाई नहीं होगी अगर होगी तो बहुत माइनर सी होगी और वो लड़ाई रिजॉल्व हो जाएगी। उसकी 2-3 वजूहत हैं, एक तो उनके कॉमन वैल्यू सिस्टम होगा, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। दूसरी चीज है कि उनकी अवाम, क्योंकि लड़ाई में कौन लड़ता है, अवाम लड़ते हैं, गरीब लड़ते हैं, फौजी लड़ते हैं, लोग गरीब होते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो फिर अवाम भी एक हद से ज्यादा डेमोक्रेसी के अंदर वॉर को पसंद नहीं करते। दूसरी चीज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है कि जब ममालिक एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, उनकी तरक्की का एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार होगा। वो तरक्की करने की वजह से जब एक मुल्क के ऊपर खुदा ना करे जंग हो जाएगी या एक मुल्क को खतरा लाहक होगा, एक मुल्क के अंदर नुकसान होगा, तो दूसरे मुल्क के को ऑटोमेटिकली नुकसान होगा। वो वहां से सस्ते में चीजें नहीं खरीद सकेगा, उनको अपनी चीजें बेच नहीं सकेगा, तो ओवरऑल उनकी इंटरडिपेंडेंस अफेक्ट। तीसरी चीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है कि बहुत से ममालिक एक बहुत सारी तंजीमों में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, दोस्ती करते हैं, कानून बनाते हैं, वादे वईदे करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देती है, उनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती। ये कैंटियन ट्रायंगल है जी। 3 चीजें, 3 एलिमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी चीज है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, और तीसरी चीज है डेमोक्रेसी। यही 3 थेरीज को हम डिटेल में आपको कोशिश करेंगे कल पढ़ा दें। कैंट एंड पीस, ये सारी चीजें हम आपको कल पढ़ा देते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ जी सर, ये स्लाइड्स मिल जाएंगी क्या आफ्टर क्लास? स्लाइड जब पूरी आपकी प्रेजेंटेशन आपके साथ ही है, आई थिंक अब हम रिकॉर्डिंग रोक देते हैं बिकॉज क्लास एंड होगी। तो स्लाइड्स तो आप कभी भी रेफर कर पा रहे हैं, तो स्लाइड्स आर ऑलरेडी देयर विद यू। जी सर, ओके सर। ठीक है जी, चलें जी, लाइव रिकॉर्डिंग को बंद कीजिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू समटाइम।